तो जो आज की डिस्कशन में हम लोगों ने ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से सीख ली है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लें तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट ज़रूर होती है, और अगर उस लिमिट से कम रीडिंग उससे लेने की कोशिश करेंगे तो उस मेजरमेंट के अंदर एक डाउट या अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब कि कोई भी मेजरमेंट अगर ले रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं, तो उस मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या डाउट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि किसी भी मेजरमेंट को फिर हम कैसे लिखेंगे वो ज़रा देख लें। मैं लिखे किसी भी मेजरमेंट को जब आप लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि बेस्ट एस्टीमेट लिखें। बेस्ट एस्टीमेट मीन कि जो आप लोगों ने रीडिंग नोट की है उस रीडिंग को लिखें, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी साथ में लिख देंगे। बेस्ट एस्टीमेट का आपको मीनिंग समझ आ रही होगी ना। जिस तरह इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेस्ट एस्टीमेट लिखा था 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 जो था वो बेसिकली बेस्ट एस्टीमेट था ना उस मीटर रॉड के लिए जो आज हम पढ़ रहे हैं। उस मीटर रॉड से जो हम उसी रॉड की लेंथ या स्टिक की लेंथ मेजर कर रहे थे, उसका बेस्ट एस्टीमेट यहाँ पर 5.5 को बोलेंगे, और प्लस माइनस साथ में क्या लिख देंगे, अनसर्टेनिटी लिख देंगे। इस केस में क्योंकि इधर मेजरमेंट लफ्ज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी होगी उस मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज जो भी होगा उसके लीस्ट काउंट की इक्वल होगी। तो अनसर्टेनिटी को लिखने का मेथड ये होगा, किसी भी मेजरमेंट में मेजरमेंट इस तरफ इक्वल टू उसका बेस्ट एस्टीमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी हो जाएगी। और अगर प्रीवियस एग्जांपल आपको दूं तो उसके अकॉर्डिंग 5.5 प्लस माइनस कितना बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये मैंने रॉड के लिए लिखी है। अब अगर आपका बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी, तो इससे पहले जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अब वो पॉइंट्स लिखेंगे, और साथ में जब ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस ऊपर वाली लाइन को भी रीड करते हैं क्योंकि बुक में लिखी हुई है। देखिए, एज देयर इज़ अनसर्टेनिटी टू सम एक्सटेंट इन एवरी मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक अनसर्टेनिटी या डाउट ज़रूर होगा। वो क्यों होगा? ड्यू टू दी लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें पर्सन का कोई एरर नहीं है, मतलब पर्सन की वजह से ये एरर नहीं आ रहा, या ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं है। ये बात आपको समझ आ रही है ना, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर तो नहीं है ना, इंस्ट्रूमेंट तो ख़राब नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट की बेसिकली लिमिटेशन है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक लिमिट से कम रीडिंग ले ही नहीं सकता। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है इसके बारे में ये अपने पास नोट भी कर लें कि अनसर्टेनिटी अगर पूछे ना किस वजह से होती है तो हम कहते हैं ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये पॉइंट अपने पास लिख लें कि अगर आ जाए ना अनसर्टेनिटी इज़ ड्यू टू, तो अनसर्टेनिटी इज़ ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से होती है। ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि एज देयर इज़ अनसर्टेनिटी टू सम एक्सटेंट इन एवरी मेजरमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट लेंगे उसने कुछ ना कुछ उसमें डाउट ज़रूर आएगा। देयरफॉर एवरी मेजरमेंट इज़ नीड टू बी रिटन इन द फॉर्म, हर मेजरमेंट को फिर आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। आप उसका बेस्ट एस्टीमेट लिखें और प्लस माइनस के साथ उसमें हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। तो बच्चों मैंने एक मेजरमेंट की एक एग्जांपल लिखी है। एम को मास है जिसको मेजर किया गया है किस इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट 5.07 प्लस माइनस 0.02 ग्राम ना, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है उसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.02 ग्राम है, और वो जो रीडिंग उससे ली गई है या मेजरमेंट सॉरी ली गई है वो 5.07 ग्राम मैस है। अब वो कह रहे हैं कि इसको आप लिखेंगे कैसे, यानी जो एक्सपेरिमेंटर ये रीडिंग ले रहा है उसके ख्याल से ये रीडिंग किस लेवल में लाई करती है। किस लेवल में लाई करने का मतलब ये है कि अगर हम इस मास को यूँ भी लिख सकते हैं 5.07 प्लस 0.02, अगर हम इसके अंदर प्लस करें तो इसका आंसर 5.09 ग्राम हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस के साथ लिखते हैं तो m इक्वल टू 5.07 क्योंकि प्लस माइनस है माइनस 0.02, तो m इज़ इक्वल हो जाएगा 5.05 ग्राम। इस बात को आप यूँ समझें कि वो इस एग्जांपल से आपको समझाना ये चाह रहा है कि आप लोगों ने जो रीडिंग नोट की है ना 5.07, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.02 ग्राम है, तो आपका जो आंसर है वो किस रेंज में वेरी कर सकता है। आपका जो आंसर है वो 5.09 ग्राम से 5.05 ग्राम के दरमियान में क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट कोई बताता है ना आपको रीडिंग उसने नोट की है किसी इंस्ट्रूमेंट से 5.07 ग्राम, ये उसने मेजरमेंट ली है, अब आपसे पूछता है कि इस मेजरमेंट में जो उसको डाउट है वो 0.02 ग्राम का है,
तो इसका मतलब है कि वो मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, वो मेजरमेंट वेरी कर सकती 5.09 से 5.05 ग्राम के दरमियान में वेरी कर सकती। मतलब वो पर्सन या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सन वो कॉन्फिडेंट है उसका ये जो आंसर है ये 5.09 से बड़ा नहीं हो सकता और उसका जो आंसर है 5.05 ग्राम से स्मॉल आंसर नहीं हो सकता। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनसर्टेनिटी बेसिकली आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो देती है ना। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि इस अनसर्टेनिटी को देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके आंसर में पॉसिबल वेरिएशन कितनी आ सकती है। तो आप ज़रा देखें इस केस में अगर 0.02 ग्राम की अनसर्टेनिटी है तो मेजरमेंट में पॉसिबल वेरिएशन 5.09 से लेकर 5.05 तक है। तो ये आंसर 5.05 से कम नहीं हो सकता और 5.09 से ग्रेटर आंसर पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी की हमारी बुक में उसने 2 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। अनसर्टेनिटी की जो फर्स्ट टाइप उसने डिस्कस की है उसको वो नाम दे रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आप लोगों ने पहली बात जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में याद रखनी है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होगी वो इज़ इक्वल टू होगी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो पहली बात तो ये होगी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो इक्वल टू होगी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हम मीटर रॉड की बात करें तो मीटर रॉड का आपको पता है लीस्ट काउंट अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले वो ±0.1 सेंटीमीटर है। अगर इसका लीस्ट काउंट ±0.1 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो ±0.1 सेंटीमीटर ही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट होगी और हम ऑनवर्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिनोट करेंगे सिंबल डेल्टा से, यानी इसको हम डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं। अब अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट की बात करेंगे इसकी सेम यूनिट होगी एज ऑफ क्वांटिटी ना। तो मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट लिखी सेम यूनिट एज क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वही आपका यूनिट किसकी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आप मीटर रॉड से रीडिंग लेते हैं तो मीटर रॉड से रीडिंग किस में ली जाएंगी, सेंटीमीटर में। तो आप ज़रा देख लें कि अगर मीटर रॉड से रीडिंग सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट भी तो क्या होगी, सेंटीमीटर ही होगी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वही यूनिट होती है जो उस इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी मेजर की जा रही हो। उस जिस तरह क्वांटिटी की लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट भी कौन सी होगी, सेंटीमीटर ही लेंगे। जिस तरह भी एग्जांपल में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की मास को ग्राम में मेजर कर रहे थे, अगर हम उस ऑब्जेक्ट की मास को ग्राम में मेजर कर रहे थे तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसको भी हम किस में, ग्राम्स में ही मेजर करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि सेम यूनिट एज क्वांटिटी, किसकी वही यूनिट होती है जो किसकी होगी, क्वांटिटी की यूनिट होगी। तो ये चंद बातें उसने बुक में लिखी हुई हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये बात आपकी बुक में तो नहीं लिखी लेकिन आप लोगों ने पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको याद रख लेना है। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मीटर रॉड जो है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो ये ±0.1 सेंटीमीटर उस मीटर रॉड की क्या है, लीस्ट काउंट भी है और इसी को हम इसकी क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। डिनोट इसको डेल्टा से करते हैं और इसकी भी यूनिट सेम होती है एज किस से, क्वांटिटी के साथ सेम होगी। आप चाहें तो कोई एग्जांपल भी इसके साथ लिख लें। लेट से मैंने किसी रॉड की लेंथ मेजर की है 5.5 ±0.1 सेंटीमीटर, वही पुरानी मैंने रीडिंग लिखी है, बल्कि मैं इधर 22 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 5.5 जो है वो मेजरमेंट आप लोगों ने ली है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि क्वांटिटी आप लोगों ने जो लेंथ मेजर कर रहे हैं वो भी सेंटीमीटर में है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी किस में है, सेंटीमीटर में है, मतलब सेम यूनिट्स में मेजर हो रही है। ऐसा नहीं होता कि जो क्वांटिटी अगर ग्राम में हो तो उसके साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप मीटर में लिख दें, तो ग्राम और मीटर में होना पॉसिबल नहीं है। जो क्वांटिटी की यूनिट होगी वही यूनिट किसकी बनेगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की भी यूनिट सेम होगी। इसके बाद बच्चों अनसर्टेनिटी की दूसरी टाइप उसने बुक में लिखी हुई है, उसको उसने दो नाम दिए हैं। एक उसने इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी बोला है और यहाँ इसको उसने नाम दिया है परसेंट अनसर्टेनिटी का। तो दोनों इसी के नाम है, इसको हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, इसको परसेंट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। वैसे इन दोनों के फार्मूला में स्लाइट डिफरेंस ज़रूर होता है, वो भी मैं बात कर देता हूँ, लेकिन बुक में उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ है
वैसे बेहतर तो ये था कि 3 टाइप लिखता, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक रिलेटिव अनसर्टेनिटी और एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी इसको कहते हैं, परसेंट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो एक ही बात आप जैसे भी लिख लें। तो वैसे 3 टाइप्स थी, इसने बुक में 2 बना के लिखी हुई, तो मैं भी फिर 2 ही लिख रहा हूँ। अब बच्चों एक चीज़ याद रखें कि इसकी जो सिंबल होती है ना, इसकी अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम अपसाइलन पढ़ते हैं। क्या वर्ड मैंने बोला है? अपसाइलन। इस सिंबल को हम अपसाइलन रीड कर रहे होते हैं। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी की या परसेंट अनसर्टेनिटी की सिंबल जो होती है वो अपसाइलन होती है। और इसके बारे में याद रखना है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी की या परसेंट अनसर्टेनिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। अगर हम इनके बच्चों फार्मूलाज की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उसी की बेस हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। हमारी बुक में उसने इनके फार्मूलाज नहीं लिखे हुए, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर आपको फार्मूलाज इस टॉपिक में बोर्ड में लिख दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, राइट द टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फिर आप लोगों ने इसका फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो खुद किसकी इक्वल है, लीस्ट काउंट के बराबर है ना। इनके फार्मूलाज हम लिख लेते हैं। रिलेटिव अनसर्टेनिटी का अगर हम फार्मूला लिखें तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी के वजह फार्मूला ये बनेगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा ना, आप ऊपर लीस्ट काउंट लफ्ज़ लिख लें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ है ना। उस लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप लोगों ने डिवाइड करना होता है मेजरमेंट से। अगर आप लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट से डिवाइड करते हैं तो आपका जो चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो मैंने क्या बोला है, इसकी जगह आप लीस्ट काउंट लिख लें या इसकी जगह आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय मेजरमेंट या लीस्ट काउंट बाय क्या होगा, मेजरमेंट। तभी हमारी क्या बात हो रही थी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वही यूनिट होगी जो उस क्वांटिटी की है यूनिट, तो जो यूनिट ऊपर होगी वही यूनिट नीचे भी होगी। तो इसकी यूनिट जब इसकी यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, देखिए ना, अगर इसी क्वेश्चन को हल करें 5.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितना आएगा 0.1, नीचे कितना आएगा 5.5। इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। तो आपको बात समझ आ गई होगी इसकी यूनिट क्यों नहीं है। इसी फार्मूले को अगर बच्चे हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी बनाना चाहें तो क्या करेंगे, यानी वही फार्मूला था जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी का था, अब हम उससे क्या बना रहे हैं, परसेंट अनसर्टेनिटी बना रहे हैं। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ इतनी सी चेंज करोगे, इधर साथ में आप लिख दोगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो अगर आप लोगों ने ये जो सारी इतनी जो चीज़ थी वो क्या थी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, उसी को 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बन जाती है, परसेंट अनसर्टेनिटी बन जाती है। ऊपर और नीचे यूनिट सेम है, यही वजह है कि यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और रिलेटिव अनसर्टेनिटी हो या परसेंट अनसर्टेनिटी हो, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। फार्मूला में आपको डिफरेंस समझ आ गया है। एक में 100% लिखा हो तो परसेंट अनसर्टेनिटी, अगर 100% ना लिखा हो तो परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं होगी बल्कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी। और आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो असल में लीस्ट काउंट है और उसकी यूनिट होती है, लेकिन जो परसेंट अनसर्टेनिटी है या आपके पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी है उनकी कोई यूनिट नहीं होती। और वो बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती। 2 चीज़ें क्या, एक तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, एंड प्लस साथ में अगर आपका मेजरमेंट होगी, जब दोनों चीज़ों को आप डिवाइड करेंगे तो आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी बना सकेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन हो तो वो हम, एक इन्फॉर्मेशन का मतलब है अगर आपको सिर्फ मेजरमेंट गिवन हो या जस्ट लीस्ट काउंट गिवन हो तो ये 2 चीज़ें फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बच्चों ये अनसर्टेनिटी की जो टाइप्स हैं इनको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बुक में ये उसने एग्जांपल गिवन है, किसी बॉडी की मास उसने 3.3 kg मेजर की है और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है उसका लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0.2 kg है, और इसी मास को उसने परसेंटेज की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो आप इसमें चीज़ नोट करें कि ये जो प्लस माइनस के बाद चीज़ लिखी हुई है ना, अब देखिए ना, इस केस में यूनिट उसने बाहर लिखी हुई है, यानी इस ब्रैकेट के बाहर यूनिट लिखी हुई है। इसका मतलब ये हो कि ये kg 3.3 के साथ भी है और ये वाला kg 0.2 के साथ भी है। तब अगर हम यहाँ से अगर आपको ये इक्वेशन गिवन हो ना, तो हम इक्वेशन से देख के लिखेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कौन सी है या आपके पास परसेंट अनसर्टेनिटी कौन सी है ना। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को देखकर
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखना चाहें, क्योंकि आपके एमसीक्यू इसी तरह ही आएंगे, आपको इक्वेशन गिवन होगी और आपसे कहेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताएं कितनी होगी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में, इन एम में ना, ये जो एम है इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो थोड़ी देर पहले बताया था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर एम में बतानी है तो उसकी सिंबल क्या बनेगी, डेल्टा एम होगी। तो सिंपल ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाएगी और ये हो जाएगी प्लस माइनस 0.2 kg। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होगी वो प्लस माइनस 0.2 kg होगी, और आपको नज़र आ रहा है कि इसकी यूनिट वही होगी जो उस मेजरमेंट की आपके पास यूनिट आ रही है, या उस क्वांटिटी की यूनिट जो आ रही है। क्वांटिटी यहाँ पर मास है ना, तो जो मास की यूनिट है वही किसकी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट होगी। अब एक बच्चों आपका एमसीक्यू यूँ भी आ सकता है कि आपको ये वाली इक्वेशन गिवन हो, यानी पेपर में आपको इक्वेशन ये वाली गिवन हो 3.3 kg प्लस माइनस 6.1% गिवन हो, और फिर आपसे कहे कि इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन को यूज़ करके आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताएं। यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये वाली इक्वेशन गिवन हो और इस इक्वेशन को कहता है यूज़ करके आप लोग क्या बताएं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बनाएं। अब एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर ये जो 6.1% है इसके साथ यूनिट नहीं लिखी हुई, क्योंकि अगर यूनिट बाहर हो तो फिर दोनों के साथ होगी ना। तो इसमें जो यूनिट लिखी है वो 3.3 kg के साथ तो यूनिट लिखी हुई है, इस 6.1% के साथ यूनिट नहीं लिखी हुई। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे बनाएंगे। ये असल में जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये आपके पास परसेंट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है। मैं इसको पहले चलें लिख देता हूँ, यानी अगर इस क्वेश्चन में हम परसेंट या परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक ही बात है, इन एम लिखें तो उसकी सिंबल क्या बनती है, ये एप्सिलॉन एम लिखेंगे ना, वो आपके पास यहाँ से कितनी बनेगी, 6.1% बनेगी। अब दो तरह के आपके सवाल आएंगे ना, एक क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये वाली इक्वेशन गिवन हो, पेपर में ये वाली इक्वेशन गिवन हो और आपसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछ ले। ठीक हो कि बात, पहले इसको हल करते हैं कि अगर ये नीचे वाली इक्वेशन गिवन हो, अगर ऊपर वाली इक्वेशन गिवन हो फिर तो बात ही बहुत आसान सी है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, एमसीक्यू ही आएगा। लेकिन अगर नीचे वाली इक्वेशन गिवन हो तो फिर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ये है कि आप ये जो परसेंट अनसर्टेनिटी है ना इसको लिखें। ये क्या लिखा हुआ है, 6.1% लिखा हुआ है ना, आप इसको यूँ लिखें 6.1% ऑफ दिस वैल्यू। बहुत आसान सी बात है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बनाने के लिए आप लोगों ने ये जो चीज़ लिखी होगी इसको यूँ लिखेंगे 6.1% ऑफ 3.3, यानी जो भी आपको क्वांटिटी की मेजरमेंट गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें 6.1% से इस केस में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व अगर हम करें 6.1 ये वाला हो गया, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये जो सिंबल होती है ना इसका मतलब 1/100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आप लोगों के पास जो बनेगा 3.3 हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.2 kg ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये वाली इक्वेशन गिवन हो तो इस इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो इसको यूज़ करके भी हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बना सकते हैं। दो तरीके हो गए, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मेथड क्या है कि आप किससे निकालेंगे, लीस्ट काउंट की इक्वल होगी। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको क्या गिवन हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन हो और साथ में आपको मेजरमेंट भी गिवन हो, मतलब ये वाली मेजरमेंट भी गिवन हो, तो दोनों को यूज़ करके भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बना सकते हैं। अब इसके एंड पे हमें पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में प्लस माइनस लगाते हैं, तो एंड पे आप खुद से क्या लगा देंगे, प्लस माइनस इसके साथ अटैच कर देंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। हमें पता है कि इसमें 6.1 वाला जो फैक्टर है इसकी यूनिट तो होगी नहीं, तो जो यूनिट 3.3 की होगी वही यूनिट आपके पास 0.2 की भी बनेगी। इस वजह से 0.2 की यूनिट जो होगी वो kg होगी। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, इसकी यूनिट नहीं है तो इस 0.2 की यूनिट कौन सी होगी, जो 3.3 की होगी। तो 3.3 की यूनिट क्या है, kg है, तो इसलिए 0.2 की यूनिट भी kg ही होगी। बहुत आसान बात। बुक में बच्चों इसको उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बजाय उसने इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी बोला हुआ है ना। हालांकि हमें पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में परसेंटेज लिखी होती है और रिलेटिव अनसर्टेनिटी में परसेंटेज नहीं लिखी होती, ये फ़र्क होता है ना। अगर ये हम मल्टीप्लाई 100% कर दें तो फिर क्या होगी, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, और अगर उसको मल्टीप्लाई 100% नहीं करते तो वो क्या होगी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी। तो ये जो बुक में लिखी हुई है ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी नहीं लिखी हुई, 6.1% जो है वो कौन सी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। अब जो आखिरी चीज़ देखते हैं एक और,
कि अब अगर आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहे कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताना बहुत आसान है। क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 6.1 यानी जिसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखी हुई और साथ में परसेंटेज लिखी हुई है, तो यही आपके पास क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। एक मेथड। दूसरा मेथड ये कि अगर आपको पेपर में ये वाली इक्वेशन गिवन हो, यानी अगर क्वेश्चन में आपको ऊपर वाली इक्वेशन गिवन हो और फिर आपसे डिमांड करे कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाएं, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर बच्चों आप इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे ना। फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर कितना बन रहा है, 0.2 है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 3.3। ठीक होगी बात। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वाली इक्वेशन गिवन हो तो इस इक्वेशन से आप लोगों ने रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे बनानी है। तो मैंने क्या तरीका बताया कि हम लीस्ट काउंट को डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, देखो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट होगी बात। अगर आप इस 0.2 को 3.3 से डिवाइड करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं होगा बल्कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगा। क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसमें अगर 100% ना लिखें तो फिर क्या बनती है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी। तो अगर ये आपका एमसीक्यू आ जाए और आपसे पूछे रिलेटिव अनसर्टेनिटी बताएं, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, इस लीस्ट काउंट को मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे। तो 0.2 को 3.3 से जब डिवाइड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो किसको शो करेगा, रिलेटिव अनसर्टेनिटी को। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाने के लिए तो आप लोगों ने क्या किया, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से। तो अगर इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आपका बच्चे जो आंसर बनेंगे इस केस में यही सेम 6.1% होगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा जो आंसर है आप लोगों का वो किसको शो करेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, और इस फैक्टर का जो आंसर होगा वो सिर्फ किसको शो करेगा, रिलेटिव अनसर्टेनिटी को। अब बच्चों एक और बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कुछ यूँ बोर्ड में आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। अब आप जब एरर पहले पढ़ चुके हुए हैं, अब आप लोगों ने अनसर्टेनिटी पढ़ी है, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इन दोनों में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उस डिफरेंस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एरर के बारे में ये पढ़ाया था कि एरर बेसिकली जो है वो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। इस ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, यानी जो ट्रू वैल्यू होती है उसका हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। और एरर जो है वो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एरर को यूँ लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, या आप यूँ लिख लो मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इसको पहले लिखें या उसको पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना हमें समझ आ गया कि एरर जो है वो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू का या मेजर्ड वैल्यू का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल इस बात को आप यूँ समझें, एक रॉड की आप लोगों ने लेंथ, उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी ना, सपोज करते हैं वो 5 सेंटीमीटर थी, उसकी एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। आप लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसकी लेंथ को मेजर किया और आपको लगा कि उसकी जो लेंथ मेजर्ड लेंथ आई है वो सपोज कर लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर आई है, यानी उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी। आप लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और आपको लगा उसकी लेंथ 5.1 सेंटीमीटर आई है, 5.2, 5.3 कुछ भी हो सकती है। लेट्स से 5.3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आप लोगों ने नोट की है किसी इंस्ट्रूमेंट से। एक्चुअल या ट्रू लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, आप लोगों ने जब उसकी लेंथ मेजर की तो 5.2, 5.3 सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं आ गई। अब आप लोगों ने इस मेजरमेंट में एरर देखना है, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, हम मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। मेजर्ड लेंथ कितनी है, 5.2 में से आप लोगों ने माइनस कर देना है 5 को, तो आंसर कितना आ गया, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर आपका आया है ये बेसिकली क्या चीज़ है, एरर है। तो एरर जो है वो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। इसको हम एरर का नाम देते हैं। आप लोगों ने एक वैल्यू मेजर की एक ट्रू वैल्यू के साथ, जब उनका डिफरेंस लिया तो जो आंसर बचेगा वो बेसिकली क्या होगा, एरर होगा। अब आते हैं बच्चे अनसर्टेनिटी की तरफ। अनसर्टेनिटी टोटली डिफरेंट चीज़ है। अनसर्टेनिटी के बारे में जिस तरह भी मैंने आपको बताया था कि सपोज करें हम मीटर रॉड से एक मेजरमेंट ले रहे हैं और वो मेजरमेंट बनी थी 5.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है,
इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये क्या चीज़ थी? इस पे मेरा पूरा लेक्चर है पिछला कि जो 0.1 सेंटीमीटर था ये बेसिकली आपकी मेजरमेंट के अंदर डाउट था। डाउट कैसे था कि वो जो रीडिंग आप लोगों ने 5.5 सेंटीमीटर मेजर की है इसके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है ना, यानी या यूँ कहना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल जो वेरिएशन आ सकती है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो एरर बेसिकली डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का, लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है वो मेजरमेंट के अंदर डाउट होता है कि आप लोगों ने रीडिंग तो नोट कर ली और वो रीडिंग एग्जैक्ट 5.5 सेंटीमीटर नहीं थी, उससे थोड़ी पहले ज़्यादा भी हो सकती है और उससे थोड़ी कम भी हो सकती है। तो 5.5 से थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी कम होने की वजह से आपकी मेजरमेंट में जो डाउट आता है ना, उसी डाउट को हम किसका नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। फिर हम बच्चों बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि रीडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होती है, वो ऑलरेडी बात आपको पता है। लेकिन ये एरर जो है, जो अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली उस मेजरमेंट के अंदर कितना डाउट है आपको ना, उस डाउट की क्वान्टिफिकेशन को हम किसका नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो जब आप डिफरेंस में दोनों को लिख रहे हैं तो यूँ इसकी डेफिनेशन लिख लें, द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट अबाउट द मेजरमेंट रिजल्ट, कि मेजरमेंट रिजल्ट के बारे में आपको जो डाउट आता है उस डाउट को हम किसका नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। सेकंड चीज़ अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ एरर क्या क्या हो सकते हैं और कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी एरर के जो काज हैं वो पढ़ चुके हैं। मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी होती है इसके लिए आप एक और वर्ड भी याद रख लें कि अनसर्टेनिटी बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ एरर ही होता है। यानी अनसर्टेनिटी जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एरर होगा। मतलब जो सारे एरर होते हैं वो अनसर्टेनिटी नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एरर को हम क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वैसे वर्ड याद रख लेना है एमसीक्यू वगैरह के लिए। अब हम आते हैं टाइप कॉज ऑफ एरर के ऊपर। तो एरर का पहला काज मैंने आपको ये पढ़ाया था कि नेग्लिजेंस आर इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। नेग्लिजेंस आर इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन क्या होता है, इस पे डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो एरर वाला टॉपिक देखे, उसके अंदर ये इन तीनों कॉज को मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। अभी जैसे हम कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी पे ज़्यादा बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉज ऑफ एरर पे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैंने दोनों को सामने इसलिए लिखा है कि एक तो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और दूसरा आपको थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्लियर हो। तो एरर का पहला काज है नेग्लिजेंस आर इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। तो किसी मेजरमेंट में एरर इस वजह से आ सकता है कि पर्सन ने नेग्लिजेंस शो की है, यानी रीडिंग उसने ठीक ली नहीं, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि वो इनएक्सपीरियंस था, मतलब उसने कोशिश की है रीडिंग ठीक लेने की लेकिन उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था रीडिंग लेने का। इस वजह से आंसर में अगर वेरिएशन आई है तो उस वेरिएशन को हम क्या नाम देंगे? एरर का नाम देंगे। लेकिन अगर आपके पास आंसर में जो वेरिएशन आ रही है वो किस वजह से आ रही हो? नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस। नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस का मतलब है कि सपोज कर लें एक बंदा है वो नेग्लिजेंस भी शो नहीं कर रहा, यानी नेग्लिजेंस भी उसने शो नहीं की, वो पर्सन एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसकी नेचुरल इम्परफेक्शन है, मीन उसकी आई साइट वीक है। फॉर एग्जांपल वो इनएक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस भी है, वो नेग्लिजेंस भी शो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आई साइट ही वीक है। तो उसकी वजह से आंसर में जो वेरिएशन आएगी उस वेरिएशन को हम नाम किसका देंगे? अनसर्टेनिटी का नाम देंगे। तो क्लियर होगी आपको बात? नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस की वजह से एरर, अगर वो नेग्लिजेंस भी शो ना करे एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन उसके पर्सन सेंसेस की वजह से अगर आंसर में जो है वो क्या आ रही हो? वेरिएशन आ रही हो, तो उस चीज़ को फिर हम किसका नाम देंगे? अनसर्टेनिटी का नाम देंगे। एक बात होगी। दूसरी बात मैंने लिखा है यूजिंग फॉल्टी अपरेटस। आपका अपरेटस ख़राब है। अपरेटस ख़राब होने में क्या हो सकता है कि आपके उसकी पुअर कैलिब्रेशन है या उसकी इनकरेक्ट कैलिब्रेशन है या उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर वगैरह आ रहा है, तो उस वजह से आपके आंसर में वेरिएशन आएगी। क्लियर होगी बात? तो फॉल्टी अपरेटस में पुअर कैलिब्रेशन भी आ सकती है, उसमें इनकरेक्ट कैलिब्रेशन भी आ सकती है, वो ज़ीरो एरर भी हो सकता है। इसकी वजह से अगर आंसर में वेरिएशन आएगी तो उसे हम कॉज ऑफ एरर ही कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी का मेन काज है वो यही है, ठीक है, वो है लिमिटेशन ऑफ अपरेटस। देखिए आप लोगों ने ये जो रीडिंग ली थी 0.1 सेंटीमीटर, आपकी रीडिंग 5.5 सेंटीमीटर से सपोज करें थोड़ी आगे भी थी, तो आप मजबूर थे उसको 5.5 सेंटीमीटर रीड करने में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 5.5 और 5.6 के दरमियान में फर्दर कोई कैलिब्रेशन नहीं थी।
तो ये जो बेसिकली आंसर में वेरिएशन आ रही है, ये मेनली किस वजह से आ रही है, लिमिटेशन ऑफ ऑपरेटर्स की वजह से आ रही है कि आपके ऑपरेटर्स की लिमिटेशन है, उसके ऊपर 5.5 और 5.6 के दरमियान में जो हमारी रीडिंग आ रही थी उसको मेजर करने के लिए वहाँ पर कोई पॉइंट्स थे ही नहीं जिसकी मदद से हम उस रीडिंग को 5.5 से आगे यहाँ पर कोई नंबर नोट कर सकते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक होगी बात। तो लिमिटेशन ऑफ ऑपरेटर्स की वजह से वेरिएशन जो आ रही है उसे हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। एक और आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, कॉज ऑफ एरर में इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो मेथड या टेक्निक फॉलो की है वही ठीक नहीं था। जिस तरह मैंने मेथड या टेक्निक में आपको समझाया था, सपोज करें ये आपके पास एक कोई गिलास की फ्लास्क है, ठीक है, या आपके पास गिलास का सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आप लोगों ने कोई वाटर या कोई लिक्विड फिल है। अब इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक का मतलब होगा कि अगर आप इसकी रीडिंग नोट करना चाह रहे हैं तो इसकी मिनिस्कस बनेगी ना। अगर कोई बंदा यहाँ से सामने से रीडिंग नोट करेगा, बिल्कुल यूँ सामने से देखेगा तो उसकी रीडिंग ठीक आएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ से रीडिंग नोट करे तो उसके आंसर क्या आएंगे, रॉन्ग आएंगे। तो इसका हम बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक की वजह से अगर आंसर में वेरिएशन आ रही है तो उसे हम एरर कहेंगे। इसी तरह एक और इसमें पॉइंट हम लिख रहे होते हैं, सडन चेंज इन इन्वायरमेंट के अंदर कोई सडन चेंज आ गई है, उस वजह से आंसर में अगर वेरिएशन आ रही है तो उसको हम किसका नाम देंगे, अनसर्टेनिटी का नाम देंगे। सडन चेंज इन एनवायरनमेंट को बच्चों आप इस तरह समझ सकते हैं, सपोज करें आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लोग, और उस एक्सपेरिमेंट का आप लोगों ने कोई प्रॉपर टेम्परेचर एडजस्ट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रूम टेम्परेचर आप लोगों ने उस ऑपरेटर्स को सेट किया हुआ है। अब सडनली ऐसे हुआ है कि जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर फॉल कर गया। उस बाहर टेम्परेचर फॉल कर जाने से आपका जो रूम टेम्परेचर होगा वो भी पहले से क्या हो रहा है, कम होना शुरू हो गया। उस वक्त रूम का जो टेम्परेचर होगा, तो रूम के टेम्परेचर कम हो जाने से भी आंसर में अगर क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी से कहेंगे। तो अगर आपके एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इन तीनों पॉइंट्स में लिखे होंगे और ये वाले तीनों पॉइंट्स भी लिखे होंगे ऑप्शंस के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, तो आपसे पूछेगा बताएं इनमें एरर कौन सा है, कॉज ऑफ एरर कौन सा है और कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी कौन सी है। तो अगर ये तीन लिखे होंगे तो कॉज ऑफ एरर में आप लिखेंगे, और अगर ये तीन लिखे होंगे तो इसे कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी में आप लोग काउंट करेंगे। इस शॉर्ट क्वेश्चन को बच्चों आप जो लास्ट पॉइंट लिखेंगे वो कुछ यूँ होगा, वेन एवर पॉसिबल वी ट्राई टू करेक्ट फॉर एनी नोन एरर बाय अप्लाइंग करेक्शंस। आप सारों को आइडिया है कि हम जब एरर किसी रीडिंग में आता है, कोई भी नोन एरर हो, ज़ीरो एरर हो, पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो, या आपके पास इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से हो, तो उसके हम करेक्शन अप्लाई करते हैं उस एरर को उस मेजरमेंट से एलिमिनेट करने के लिए। यानी जब किसी मेजरमेंट में कोई नोन एरर आता है तो उस नोन एरर को रिमूव करने के लिए हम उस मेजरमेंट के ऊपर क्या लगाते हैं, करेक्शन लगाते हैं, ज़ीरो एरर करेक्शन लगाते हैं। और अगर पुअर कैलिब्रेशन भी हो तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ से करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, उस करेक्शन फैक्टर को अपने आंसर में से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे अपनी मेजरमेंट को करेक्ट करने के लिए। तो ये बात यहाँ पर भी लिखी कि व्हेन एवर पॉसिबल वी ट्राई टू करेक्ट फॉर एनी नोन एरर बाय अप्लाइंग करेक्शंस, कि हम किसी भी नोन एरर्स की क्या अप्लाई करते हैं, करेक्शन अप्लाई करते हैं। वो ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हैं कि करेक्शन कौन कौन से एरर नोन एरर्स हैं और उनकी करेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने अभी रिपीट भी कर दी है। लेकिन अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करें तो मैं अगेन आपको यही कहूँगा कि आप इसको सोचें, 0.1 सेंटीमीटर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि अगर 5.5 रीडिंग आ रही है तो हमें तो नहीं पता ये जो 5.5 रीडिंग आ रही है ये 5.5 से थोड़ी आगे है। अगर जैसे हम इस रीडिंग को देखें, इस वक्त ये रीडिंग की फॉर्म कहने के बजाय मुझे इससे मेजरमेंट कहना चाहिए क्योंकि आगे लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। तो इस मेजरमेंट को हमें, अगर मेजरमेंट हमें लिखी हुई नज़र आती है, उस मेजरमेंट में हमें ये तो पता नहीं है कि जो आप वैल्यू नोट कर रहे थे वो 5.5 से थोड़ी आगे थी या 5.5 से थोड़ी पीछे थी, क्योंकि इसमें तो ये लिखा हुआ है 5.5 के आगे मेजरमेंट उसने लिखी हुई है। पता है ना, रीडिंग होती तो आगे उसका लीस्ट काउंट का हाफ लिखा होता, मेजरमेंट है तो फिर कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। इनमें ये डिफरेंस है। तो ये आपके पास 5.5 जो रीडिंग नोट हो रही है, ये 5.5 जो है वो, जो हम एंड पॉइंट से बात करेंगे तो फिर रीडिंग होगी ना, तो 5.5 से थोड़ी आगे हो या 5.5 से थोड़ी पीछे हो तो हम उसको क्या रीड करेंगे, 5.5 ही रीड करेंगे। अब हमें ये तो नहीं पता, इस मेजरमेंट को देख के ये तो नहीं पता चलता कि 5.5 से थोड़ी आगे है
या 5.5 से थोड़ी पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी जो होती है उसके बारे में अगर बात कहूँ तो मुझे ये लिखना चाहिए। इसको ज़रा देखें, मैं लिखा अनसर्टेनिटी एनी एरर हुज़ वैल्यू वी डू नॉट नो, यानी कोई भी ऐसा एरर जिसकी वैल्यू हमें नोन नहीं होती, जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इज़ अ सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। वो किसका सोर्स हो सकता है? अनसर्टेनिटी का सोर्स हो सकता है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि अनसर्टेनिटी एक स्पेशल टाइप ऑफ एरर है। तो दोबारा मैं रीड करता हूँ, एनी एरर हुज़ वैल्यूज़ वी डू नॉट नो। हमें तो नहीं पता कि 5.5 जो रीडिंग आप लोगों ने नोट की है आखिरी पॉइंट से, वो 5.5 से थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे है। इस मेजरमेंट को देख के तो ये बात पता नहीं चलती ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरर के बारे में हम ये कहेंगे हुज़ वैल्यूज़ वी डू नॉट नो, हमें पता ही नहीं वो थोड़ी आगे है या थोड़ी पीछे है, इज़ अ सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी होगा। तो वो बेसिकली सोर्स जो होगा वो अनसर्टेनिटी का सोर्स होगा। ये बहुत डिटेल से बातें तो नहीं लिखी, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ कॉज ऑफ एरर और कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी छोड़कर बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के सारे आंसर में वही बातें आपको समझाई हैं जो आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई हैं। और बोर्ड में जब इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो बुक में लिखे हुए हों तो मार्क्स उनके तभी आपको अच्छे मिलते हैं जब आप एग्जैक्ट बुक वाला ही लिखेंगे। अदरवाइज़ हम बहुत अच्छे लेवल पे इनके डिफरेंसेस लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि वो हमारी बुक में डिफरेंसेस नहीं लिखे हुए, जो बुक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, मैंने वही डिफरेंस आपको थोड़ी सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जब बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने यही डिफरेंस लिखने हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बताई है, सिर्फ वो कॉज ऑफ एरर और कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, वो भी सिर्फ इसलिए बताया ताकि शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बैलेंस हो जाए। और एक बहुत फेमस एमसीक्यू जो आता होता है, कौन सा कॉज ऑफ एरर है और कौन सा कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी है, तो ऐसा करने से फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।